नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज चर्चा उस विषय की जिस चर्चा को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं माहौल गर्म है या राजनीतिक उठापटक मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के मामले को लेकर। अब इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ओबीसी या सामाजिक न्याय की भी बातें सामने आ रही है, इसलिए इस विषय पर बोलना काफी जरूरी हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर वो ओबीसी का जिक्र कर रही है। इस मामले को लेकर वो राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि यह मामला शुरू होता है 2019 से, और 2019 क्या, जब से देश में लोकतंत्र लागू हुआ है या लोकतंत्र के माध्यम से देश में चुनाव होते हैं, तभी से जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हैं। तो 2019 में भी राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में, जो कि कर्नाटक में हुई थी, वहां पर उन्होंने भाषण दिया और भाषण में जो निशाना बनाया नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और उसके आगे चल के उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। दोस्तों, चुनावी सभा में जो कुछ भी उन्होंने कहा था तो उस मामले को एक समुदाय से जोड़कर देखा गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने यह मामला चालू करवाया। कोर्ट में केस चला, मुकदमा चला, और 1 साल के लिए मुकदमा उन्होंने खुद, जिन्होंने ये अपील की थी कोर्ट से कि राहुल गांधी को सजा दी जाए, उन्होंने ही कोर्ट में कहा कि इस मामले पर स्टे दे दिया जाए। और लेकिन बताया ये जा रहा है, और कांग्रेस का ऐसा कहना है, राहुल गांधी हमलावर होते जा रहे थे नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और वो कैसे, अडानी का जिक्र करते हुए अडानी की फोटो दिखाई उन्होंने, जहां पर नरेंद्र मोदी जी उनके एक प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए, वो फोटो उन्होंने लोकसभा में दिखाई, जिसको लेकर कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बीजेपी को इसी बात को लेकर उन्हें नाराजगी हुई, और कहीं ना कहीं बीजेपी राहुल गांधी की आवाज बंद करना चाहती है। इसलिए इस मामले को कोर्ट में, जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस पर स्टे था, वो मामला चालू हो गया। 25 दिनों में फैसला भी आ गया, और फैसला क्या आया कि 2 साल के लिए सजा दी जाती है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं मानहानि की है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने देश की लाखों अरबों संपत्ति पर चूना लगाया है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति को लूटा है, क्या उन्होंने देश की मानहानि नहीं की? क्या उन्हें अगर चोर कोई कह दे तो ये अपराध है? और जैसे ही फैसला आया, और फैसले के महज 24 घंटे के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। अब सदस्यता अगर खत्म कर दी गई और राहुल गांधी भूतपूर्व सांसद हो गए हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी या कांग्रेस के समर्थक कहीं ना कहीं बौखलाएंगे, कहीं ना कहीं नाराज होंगे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हलचल है वो तेज होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो भी अब राहुल गांधी के साथ आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके भी धुर विरोधी हुआ करते थे, वो भी साथ आ गए हैं। तो इसके क्या मायने? जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। और सरकार की ओर से यह बयान आ रहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। दोस्तों, यह थोड़ा गौर करने की बात है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। थोड़ा पीछे चलते हैं 2013 में। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस समय यह अध्यादेश लाया जा रहा था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिस भी व्यक्ति या जिस भी नेता को 2 साल की सजा अगर सुना दी जाए किसी कोर्ट के माध्यम से,
तो उसकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी और चुनाव लड़ने के वो योग्य नहीं रहेगा 8 सालों तक। तो उस समय की सरकार ने, उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश तैयार किया था और वो अध्यादेश आने ही वाला था। तब तक राहुल गांधी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आते हैं और उस अध्यादेश की जो प्रति है उसे फाड़ देते हैं। और उसके बाद से वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ज्यों का त्यों रहा और उसी फैसले के कारण लालू प्रसाद यादव, उधर आप उत्तर प्रदेश में काफी नेता और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, जिनकी सदस्यता है वो खत्म हो गई है। अब ये बारी आई राहुल गांधी पर। तो लोग तंज ये कस रहे हैं कि आखिर ये गड्ढा जो है राहुल गांधी ने खुद तो खोदा था और उसी गड्ढे में वो गिर गए। लेकिन दोस्तों, लोगों का ये आरोप, लोगों की ये बातें वो अपनी जगह में सही है, अपनी जगह में उचित है। लेकिन मामला यहां पर यह आ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने 2019 में जिन्होंने देश की संपत्ति को लूटा था उन्हें चोर कह दिया, तो यह ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? यह सवाल अब उठाए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यह क्यों कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया? चुनावी सभा में अगर भाषणबाजी या बयानबाजी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बहुत सारे ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक, छुटभैया नेता हैं जो गाहे बगाहे ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो देश में हिंसा फैलाने के लिए काफी हैं। देश में अशांति फैल जाए ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं के द्वारा। तो सवाल ये उठता है उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कि अभी तक कोर्ट ने ऐसे बयानों का संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर सरकार वाकई में पक्षपाती नहीं है, निष्पक्ष काम कर रही है, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो गलत बयानबाजी करते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यहां गलत बयानबाजी की हो रही है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का जिक्र करते हुए उन्हें चोर कहा और जिन लोगों ने देश की संपत्ति पे डाका डाला, तो इसमें कहां किसी जाति या समुदाय का अपमान हो गया? यह तो एक महज चुनावी भाषण था और उस चुनावी भाषण में देश के जो लुटेरे हैं उन्हें टारगेट किया गया था या उन्हें भला बुरा कहा गया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह मानहानि का मामला कोर्ट में डाला, तो यह सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग क्या देश के जो लुटेरे हैं, देश से जो भागे हुए भगोड़े हैं, उनके समर्थन में हैं? क्या उनका बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार सामने आ गई है? यदि बचाव करने के लिए सामने नहीं आई है तो ओबीसी का जिक्र क्यों? ओबीसी का जिक्र करके राहुल गांधी को बैकफुट में ढकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है? उन्हें अपराधी घोषित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी का जिक्र करके बीजेपी या मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है। अगर मैं कहूं कि फंस गई है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ओबीसी का जिक्र करके कहीं ना कहीं नीरव मोदी, ललित मोदी या मेहुल चोकसी को ओबीसी घोषित करना चाहती है, जबकि नीरव मोदी जैन है
ललित मोदी मारवाड़ी है और मेहुल चोकसी के बारे में यह बताया जाता है कि वो ब्राह्मण है, या विजय माल्या का भी जिक्र करे तो वो भी ब्राह्मण है। तो ये ओबीसी के नेता कब से हो गए? दोस्तों, ये बातें साझा की है गुजरात के एक नेता है गौरव पांधी ने। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने बताया कि ये जो जिनका जिक्र हो रहा है कि नीरव मोदी और ललित मोदी या मोदी सरनेम की इनका जो जिक्र किया जा रहा है मोदी से जोड़कर कि ये ओबीसी समुदाय से हैं, ये वाकई में ओबीसी समुदाय के नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो चोर हैं या जो लुटेरे हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश की राष्ट्र की संपत्ति को चूना लगाया है, उन्हें बचाने के लिए जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों शुरू कर रही है? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ लेती थी या धर्म की राजनीति करती थी, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। अब यह जाति का जो मामला इस मुद्दे पर लाकर भारतीय जनता पार्टी को क्या जल्दबाजी पड़ी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये दलील दे सकती थी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, इसलिए उनकी लोकसभा की जो सदस्यता वो खत्म हो गई, ये न्यायोचित है, कानून सम्मत है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ओबीसी का जिक्र करके कहीं ना कहीं बीजेपी फंस गई है। अब उसे जवाब देते नहीं बन रहा। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वाकई में अगर बीजेपी ओबीसी की हमदर्द है तो अभी तक उसने ओबीसी की जो मांग है कि उनकी जो आबादी की गणना होनी चाहिए, उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं 1931 में जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय ओबीसी की गिनती हुई थी कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उस समय जो जनगणना हुई थी तो बताया जाता कि 52% ओबीसी उस समय देश में थे। तो आज कितने हैं? और ये जनगणना इसलिए करने की मांग की जा रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए देश के नव निर्माण में, नौकरियों में, शिक्षा में। ये ओबीसी की मांग है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अभी तक, और मध्य प्रदेश की बात करूं तो 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, अलग अलग प्रदेशों में रही है, तो उसने ओबीसी के लिए, ओबीसी की ये जो मांग है, पुरानी मांग है, उस मांग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को 13% आरक्षण मिलता है, जबकि मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन्हें महज 13% आरक्षण देती है। ऐसा क्यों? इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अभी जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। हरियाली आंसू बहाना बंद करें। अब दोस्तों, इस मामले को लेकर लोग ये कह रहे हैं, इनके विरोधी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। वो ओबीसी का नाम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ले रही है और अपने बचाव के लिए ले रही है और राजनीति कर रही है और देश के अंदर में तानाशाही रवैया वो अख्तियार कर रही है। देश के लोकतंत्र को वो खत्म कर रही है। संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उसे बर्बाद कर रही है। तो जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं, पत्रकार हो, समाजसेवी हो या कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ में बोलता है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के निशाने पर आ जाता है। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ।
अरे भाई पिछड़ों के घर के आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उसमें मुकदमा लग गया। लाओ क्या मुकदमा लगा दिखाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।